और अब देखते हैं 11 बजे की 11 बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश में भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने करीब 1 घंटे के भाषण में राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और भारत में लोकतंत्र के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में आवाज उठाने पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। उनके खिलाफ लगातार केस किए जा रहे हैं। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. दिल्ली में आज क्वाड की मीटिंग के बाद चारों विदेश मंत्रियों ने रायसीना डायलॉग 2023 में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चारों देशों में आज एक काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और मानवीय सहायता आपदा राहत कार्यक्रम के लिए एसओपी पर सहमति बनी है। पैनल डिस्कशन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर निशाना साधा। कहा कि यदि हम रूस को यूक्रेन में ये करने की इजाजत देते हैं तो ये दुनिया की सभी आक्रामक शक्तियों को संदेश होगा कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र 21वीं सदी में दुनिया की दिशा तय करेगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इंडो पैसिफिक में भारत की अहमियत को लेकर कहा कि भारत के बिना इंडो पैसिफिक को नई पहचान नहीं मिल सकती। भारत एक मजबूत परंपरा वाला देश है जो इस वक्त की कुछ चुनौतियों के लिए एक अलग दृष्टिकोण रखता है। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा कि हम किसी को अलग थलग करने की कोशिश नहीं करते। जब तक चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा तब तक ये चीन और क्वाड के बीच टकराव का मुद्दा नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर भारतीय के पास देश के पारंपरिक ज्ञान भंडार की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। मोहन भागवत के मुताबिक ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में चीजों को देखने की वैज्ञानिक परंपरा रही है, लेकिन हमलों की वजह से हमारी व्यवस्था नष्ट हो गई और ज्ञान की हमारी संस्कृति बिखर गई। मोहन भागवत ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सब कुछ दिया है, बाद में ग्रंथों में बहुत कुछ घुसा दिया गया। ग्रंथ और परंपरा की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। नागपुर में आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क के उद्घाटन के मौके पर मोहन भागवत ने ये बातें कही हैं। मोहन भागवत ने कहा कि भारत का पारंपरिक ज्ञान भंडार बहुत विशाल है, हमारी कुछ प्राचीन पुस्तकें गायब हो गई हैं। मोहन भागवत के मुताबिक यदि भारतीय अपने पारंपरिक ज्ञान विज्ञान आधार को खंगालेंगे तो जो वर्तमान दौर में मान्य है वो पहले भी मिल जाएगा। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आने के बाद एक और माफिया मुख्तार अंसारी का नाम सुर्खियों में आ गया है। इस बार गाजीपुर के महंत को मारपीट और रंगदारी के मामले में गवाही न देने की धमकी मिली है। महंत पप्पू गिरी का आरोप है कि माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय ने उन्हें गवाही न देने की धमकी दी है। महंत पप्पू गिरी 2009 के मारपीट रंगदारी मांगने के केस में गवाह हैं। 2009 में महंत पप्पू गिरी की पत्नी गांव प्रधान थी। मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय ने रंगदारी मांगी थी। महंत पप्पू ने सदर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। एडीजे कोर्ट में 14 मार्च 2023 को होनी है गवाही। पूरे मामले पर महंत पप्पू गिरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो माफिया के खिलाफ गवाही जरूर देंगे। प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर अरमान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपी अरमान को पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। यूपी एसटीएफ और पुलिस को चकमा देते हुए अरमान ने बिहार के सासाराम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड के बाद इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। माना जा रहा है कि आज उमेशपाल के मर्डर केस में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चल सकता है। इससे पहले प्रशासन ने गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के मकान को जमींदोज किया था।
वहीं योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाए हैं। बर्क ने कहा कि कार्रवाई के बहाने मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये बुलडोजर की कार्रवाई जो ये कोई सजा नहीं है, ये तो जुल्म है। पूर्वोत्तर में मिली शानदार जीत के बाद गुरुवार देर शाम पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। त्रिपुरा और नागालैंड में आंकड़े बीजेपी के पाले में हैं, जबकि माना जा रहा है कि मेघालय में भी पिछली सहयोगी पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर बीजेपी दोबारा सत्ता में लौट सकती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जिसने 59 निर्वाचन क्षेत्रों में से 26 सीटों पर जीत हासिल की। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, जो संगमा सरकार में एनपीपी की सहयोगी थी, 11 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। आज राज्यपाल से कॉनराड संगमा की मुलाकात होनी है। वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। संगमा ने नई सरकार बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से समर्थन मांगा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा कि देश में पैदा होने वाला हर शख्स हिंदू है। दरअसल गुरुवार को वो बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की किताब का विमोचन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। मैं मानता हूं हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान की जमीन का अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान का पानी पीने वाला हर किसी को यह हक है कि वो हिंदू कह सके अपने आप। साथ ही उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुरान कभी भी कत्लेआम की सलाह नहीं देती है। कुरान में शांति की ही बात लिखी है। कश्मीर में एक मखसूस तबके को उनके दीन की वजह से रात के 12 रात की तारीकी में घरों पर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कश्मीरी पंडितों को। वहां अल्लाह का अजाब नाजिल होगा कि नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए ताकि उन्हें ज्ञान मिले। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सेशन से अलग जिस विशेषाधिकार हनन कमेटी को बनाया गया है, वो कमेटी संजय राउत को नोटिस जारी कर सकती है। ऐसे में संजय राउत को अपने विवादित बयान पर जवाब देना होगा। यदि संजय राउत तयशुदा वक्त में जवाब देने में कामयाब नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। संजय राउत ने विधानमंडल को कथित तौर पर चोर मंडल कहा था। संजय राउत के इस बयान के बाद विधानमंडल में जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को मंजूरी दे दी थी। 2023-2024 के लिए सदन की 15 सदस्यीय विशेषाधिकार समिति में एनसीपी के 3, कांग्रेस के 2, सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन करने वाले 2 निर्दलीय विधायक, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के 2 और बीजेपी विशेषाधिकार समिति में उद्धव ठाकरे गुट के किसी विधायक को जगह नहीं मिलने पर अजीत पवार ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा था। चीन से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री किन गांग के साथ बैठक की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच 45 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, विशेष तौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए मौजूद चुनौतियों पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। The thrust of the meeting was really on our bilateral relationship and the challenges in the bilateral relationship, especially that of peace and tranquility in the border areas. चीन के विदेश मंत्री किंग गान की विदेश मंत्री बनने के बाद भारत की ये पहली यात्रा है। चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस दौरे के दौरान चीन को संदेश देना चाहिए कि एलएसी पर यथास्थिति बदलने की चीन की गतिविधि भारत को स्वीकार नहीं। Manner in which China has abrogated its commitments, the manner in unilaterally gave up its position, disturbed the situation on the line of actual control. रूस
और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव में दिल्ली में कुछ समय के लिए मुलाकात हुई। G20 सम्मेलन के मौके पर दोनों में करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान ब्लिंकन ने लावरोव को बताया कि अमेरिका युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखेगा। ब्लिंकन ने कहा कि रूस को न्यू स्टार्ट परमाणु संधि स्थगित करने का फैसला वापस लेना चाहिए। वहीं रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश अभी भी वैश्विक समुदाय के हितों पर विचार किए बिना अपने हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दौरान लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान की सराहना की। President Modi, I think he presented balanced and responsible position, and in this address was not just speaking about some isolated individual situation because the West is trying to divide the geopolitical picture. सर्गेई लावरोव ने कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का सही वक्त है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के भाई शालिग्राम को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से शालिग्राम की न्यायिक हिरासत की मांग की, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शालिग्राम को जमानत दे दी। शालिग्राम का कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो सिगरेट पीते हुए हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो और परिवार की रिपोर्ट के आधार पर शालिग्राम पर मारपीट, धमकाने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया था। शालिग्राम पर SC/ST अधिनियम की धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया गया था। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं है, जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ हैं।